Today we are going to discuss about importance of agricultural marketing. So agricultural marketing plays an important role not only in stimulating production and consumption but in accelerating the pace of economic development. So agriculture marketing पढ़ने की क्यों ज़रूरत है? क्योंकि एग्रीकल्चर मार्केटिंग केवल प्रोडक्शन और कंजप्शन को ही नहीं बताता बल्कि ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट को भी एक्सीलरेट करता है, इसलिए हमें एग्रीकल्चर मार्केटिंग पढ़ने की नीड है क्योंकि इंडिया की जो बैकबोन है वो एग्रीकल्चर बनाती है और जब एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट होगा तो पूरी इकोनॉमी का भी डेवलपमेंट होगा। इसलिए हमें एग्रीकल्चर मार्केटिंग पढ़ने की ज़रूरत है ताकि हम एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ की मार्केटिंग को अच्छे से कर सकें ताकि पूरी कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो। Its dynamic functions are of primary importance in promoting economic development. For this reason, it has been described as the most important multiplier of agricultural development. The importance of agriculture marketing in economic development has been indicated as अब क्या क्या importance होती है agriculture marketing की economic development में वो हम अलग अलग point में अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। सो पहला होता है इसमें ऑप्टिमाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज यूज एंड आउटपुट मैनेजमेंट। तो सबसे पहले इसमें आता है कि किस तरह से हम रिसोर्सेज को ऑप्टिमम यूज करें जिससे कि हमारा जो आउटपुट है वो ऑप्टिमम हो। सो an efficient agriculture marketing system leads to the optimization of resources use and output management. An efficient marketing system can also contribute to an increase in the marketable surplus by scaling down the losses arising out of inefficient processing, storage and ट्रांसपोर्टेशन। सो क्या होता है कि एक एफिशिएंट मार्केटिंग सिस्टम होता है ना, वो ये कोशिश करता है कि जो रिसोर्सेज यूज हो रहे हैं वो ऑप्टिमम हो और जो उनका आउटपुट हो वो अच्छे से मैनेज हो सके। सो एक एफिशिएंट मार्केटिंग सिस्टम क्या करता है कि वो जो मार्केटेबल सरप्लस है उसको बढ़ा देता है। और वो कैसे बढ़ाएगा? जो ट्रांसपोर्टेशन में, स्टोरेज में और प्रोसेसिंग जो इनएफिशिएंट होती हैं उनके कारण जो लॉस हो जाता है प्रोड्यूस का, उसे कम से कम कर सके और मार्केटेबल सरप्लस को बढ़ा सके। और मार्केटेबल सरप्लस क्या होता है? जब फार्मर अपनी फैमिली के नीड के लिए उस प्रोड्यूस में से थोड़ा बहुत निकाल लेता है जिससे उसकी फैमिली की नीड पूरी हो सके, उसके बाद भी जितना प्रोड्यूस बचता है उसको मार्केटेबल सरप्लस बोलते हैं। तो मार्केटेबल सरप्लस में से बहुत सारा हिस्सा क्यों ख़राब हो जाता है? क्योंकि इन एफिशिएंट प्रोसेसिंग, स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन के कारण। इसलिए हमें जो प्रोसेसिंग, स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन है एक अच्छे मार्केटिंग सिस्टम को इन पर ध्यान देना चाहिए ताकि एफिशिएंट हो और जो भी लॉस हो रहा है उसका कमोडिटी का वो कम होए और मार्केटेबल सरप्लस बढ़ जाए। ओके। A well-designed system of marketing can effectively distribute the available stock of modern input and thereby sustain a faster rate of growth in the agricultural sector. सो एक जो वेल डिज़ाइन सिस्टम होता है, मार्केटिंग सिस्टम होता है, वो जो भी मॉडर्न इनपुट है उनको एफिशिएंटली डिस्ट्रीब्यूट करता है क्योंकि इकोनॉमिक्स क्या है? एफिशिएंटली एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। इसलिए जो इनपुट है उनको इफेक्टिवली डिस्ट्रीब्यूट करना ज़रूरी है ताकि जो ग्रोथ है एग्रीकल्चर सेक्टर की वो अच्छे से हो सके, फास्टर रेट पे हो सके। ओके। अब हमारा सेकंड आता है इंक्रीज इन फार्म इनकम। So, an efficient marketing system ensures higher level of income for the farmer by reducing the number of middlemen or by restricting the commission on marketing services and the malpractices adopted by them in the marketing of farm produce. सो क्या होता है? एक जो एफिशिएंट मार्केटिंग सिस्टम होता है वो फार्म इनकम को भी इंक्रीज़ करना चाहिए। तो ये कैसे करेगा? सो एक एफिशिएंट मार्केटिंग सिस्टम ये आंसर करना चाहिए कि जो फार्मर हैं उनके जो बीच में जितने भी मिडल मैन आते हैं और जितनी भी कमीशन लगता है मार्केटिंग सर्विसेज पर, जो भी कमीशन लगता है मार्केटिंग सर्विसेज, जैसे कुछ ट्रांसपोर्टेशन भी एक सर्विस हुई, उनका स्टोरेज करना, उनको फाइनल कंज्यूमर तक पहुंचाने के लिए जितनी भी सर्विसेज लगती हैं उन पर कमीशन चार्ज करना, इन सब को रोकना होता है एक एफिशिएंट मार्केटिंग सिस्टम का। और जो मिडल मैन है उनको भी कम करना होता है क्योंकि मिडल मैन भी ज़्यादा से ज़्यादा पैसे ले लेते हैं। क्योंकि आपने एक न्यूज़ पढ़ी होगी पहले, बहुत पहले क्या हुआ था कि जो मिडल मैन थे उन्होंने क्या किया कि जो दाल है उनको स्टॉक करके रख लिया। मतलब फार्मर तो प्रोड्यूस कर रहा है, अच्छे अमाउंट में प्रोड्यूस हो रही है, लेकिन ये मिडल मैन ने उन दालों को अपने अंदर स्टोर करके रख दिया। तो जैसे ही मार्केट में इनकी जो सप्लाई है वो कम हुई तो इनकी डिमांड बढ़ गई। डिमांड बढ़ने के कारण प्राइस बढ़ गई और जब प्राइस बढ़ गई तो फिर इनने जब जाकर ये मार्केट में लॉन्च किया
इन दालों में, जब इनकी प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। तो ये एक तरह से ब्लैक मार्केटिंग होती है, तो इसको कम करना है। एक एफिशिएंट मार्केटिंग में इन मिडल मैन्स को कम करना है, और जितनी भी मार्केटिंग सर्विसेज में जो लगता है कमीशन, उनको भी कम करना है। ओके, और जो भी माल प्रैक्टिसेज एडप्ट होती हैं किसी भी कमोडिटी को कंज्यूमर तक पहुंचाने में, उनको भी कम करना है। ओके, एन एफिशिएंट सिस्टम गारंटीज द फार्मर्स बेटर प्राइस फॉर फार्म प्रोडक्ट एंड इंड्यूसेज दैम टू इन्वेस्ट देयर सरप्लसेज इन द परचेज ऑफ मॉडर्न इनपुट सो दैट प्रोडक्टिविटी एंड प्रोडक्शन में इंक्रीज। सो एक जो एफिशिएंट मार्केटिंग सिस्टम होता है वो गारंटी करता है फार्मर को कि उन्हें अपने प्रोडक्ट के बदले अच्छी प्राइस मिले, और उनको इस तरह से उन्हें मोटिवेट करता है कि वो इन्वेस्ट करें अपने सरप्लस को अच्छे फार्म इनपुट को खरीदने के लिए, मॉडर्न इनपुट को खरीदने के लिए, ताकि उनकी जो प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हो जाए। ओके, सो ये था इसका सेकंड स्कोप। वो क्या था? सेकंड इंपॉर्टेंस, इंक्रीज इन फार्म इनकम। इसका जो दूसरा काम होता है वो फार्म इनकम को बढ़ाना होता है अच्छी मार्केटिंग सिस्टम का। अब तीसरा हमारा आता है वाइडनिंग ऑफ मार्केट। ओके, सो अ बेल night marketing system widens the market for the product by taking them to remote corners both within and outside the country, that is to areas far away from the production point। एक जो तीसरा फंक्शन होता है मार्केटिंग का, वो ये होता है कि वो मार्केट को वाइडेंस कर दे, यानी कि केवल एक विलेज में बेचने के बजाय वो पूरे एक बड़ी सिटी में बेचे, और एक बड़ी सिटी में बेचने के बजाय वो पूरी कंट्री में बिक सके वो मार्केट, इतना बड़ा मार्केट हो, और केवल एक कंट्री में ही नहीं दूसरी कंट्री में भी इनका एक्सपोर्ट बढ़ जाए। सो मार्केटिंग को इतना एफिशिएंट होना बहुत ज़रूरी है। और ये कैसे एफिशिएंट होगा? जब ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ अच्छी होंगी, स्टोरेज फैसिलिटीज़ अच्छी होगी, और फार्मर्स को इनपुट आसानी से अवेलेबल होगा। The widening of the market helps in increasing the demand on a continuous basis and thereby guarantee a higher income to the producer। So जब मार्केटिंग की जो बाउंड्रीज है वो वाइडन होंगी, उसके द्वारा जो डिमांड है वो इंक्रीज होगी कंटिन्यूस बेसिस पे, और यदि डिमांड इंक्रीज होगी तो प्रोड्यूसर को हायर अमाउंट भी मिलेगा, हायर इनकम मिलेगी। सो ये था इसका तीसरा स्कोप। अब नाउ द थर्ड वन इज ग्रोथ ऑफ एग्रोवेस्ट इंडस्ट्रीज। सो एग्रोवेस्ट इंडस्ट्रीज़ कैसे? ऐसी इंडस्ट्रीज जो कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को रॉ मटेरियल में के रूप में यूज करती है, और उस रॉ मटेरियल को प्रोसेस करके एक फिनिश्ड गुड में कन्वर्ट करती है और उसको मार्केट में बेचती है। सो एन इम्प्रूव्ड एंड एफिशिएंट सिस्टम ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ एग्रोवेस्ट इंडस्ट्रीज एंड स्टिमुलेट द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी एंड स्टिमुलेट द ओवरऑल प्रोसेस ऑफ द इकोनॉमी, यानी कि सबका डेवलपमेंट करता है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि अगर जो मार्केटिंग है वो अच्छी हुई तो फिर ये एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ की जो ग्रोथ है वो भी अच्छी होगी, और जब एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ की ग्रोथ अच्छी होगी तो ओवरऑल डेवलपमेंट होगा अपनी इकोनॉमी का। ओके, मैनी इंडस्ट्रीज डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर फॉर सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल। ऐसा क्यों है? क्योंकि जो बहुत सारी जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो रॉ मटेरियल के लिए एग्रीकल्चर पे डिपेंड करती हैं। जब उन्हें रॉ मटेरियल आएगा तो उनका डेवलपमेंट होगा, और यदि इंडस्ट्रीज़ का डेवलपमेंट होगा तो पूरी इकोनॉमी का डेवलपमेंट होगा। Now the fifth one is price signals. An efficient marketing system helps the farmer in planning their production in accordance with the need of the economy. This work is carried out through price signals. अब क्या होता है, एक एफिशिएंट मार्केटिंग सिस्टम है ना, वो फार्मर्स को गाइड करता है कि वो प्लान करें अपना प्रोडक्शन किस बेसिस पे, इकोनॉमी की क्या नीड है उसके बेसिस पे, वो कौन सी क्रॉप लगाए, कैश क्रॉप लगाए, इकोनॉमी को जिस क्रॉप की सबसे ज़्यादा यूज होगी वो उसको लगाएगा। और ये कैसे पता चलेगा? उसको प्राइस सिग्नल के थ्रू, यानी कि जिन कमोडिटीज़ की प्राइस सबसे ज़्यादा होगी तो अगर जिस फार्मर को प्रॉफिट कमाना है तो वो उस कमोडिटी को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा। ओके, सो प्राइस सिग्नल ये हो गया जो कि यूज होता है फाइंड आउट करने के लिए कि इकोनॉमी को किस चीज़ की सबसे ज़्यादा नीड है। अब आता है एडप्शन एंड स्प्रेड ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी। द मार्केटिंग सिस्टम हेल्प्स द फार्मर इन द एडप्शन ऑफ न्यू साइंटिफिक एंड टेक्निकल नॉलेज। न्यू टेक्नोलॉजी रिक्वायर्स हायर इन्वेस्टमेंट एंड फार्मर्स वुड इन्वेस्ट ओनली इफ दे आर एश्योर्ड ऑफ मार्केट क्लियरेंस। अब क्या होता है, जो एक अच्छा मार्केटिंग सिस्टम होता है वो फार्मर को एनकरेज करता है कि वो न्यू टेक्नोलॉजी को एडप्ट करें। अगर वो न्यू टेक्नोलॉजी को एडप्ट करेंगे तो फिर उनकी जो प्रोडक्शन है वो भी बढ़ेगा, और वो जब भी उसे
एडप्ट कर पाएंगे जब उन्हें मार्केट का पूरा क्लियरेंस होगा, क्योंकि जो ये नई टेक्नोलॉजी आती है ये बहुत ही ज़्यादा इन्वेस्टमेंट वाली होती हैं, यानी कि उनमें बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए होता है, और ये और फार्मर जब भी उनमें इन्वेस्ट करेगा जब उसे पूरी मार्केटिंग की अच्छे से क्लियरेंस होगी। ओके, अब नाउ द 7th वन इज एम्प्लॉयमेंट। So the marketing system provide employment to millions of persons engaged in various activities such as packaging, transportation, storage and processing। ये वाली लाइन तो बहुत सिंपल थी कि इन सबको ये एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है। पर्सनस लाइक कमीशन एजेंट, ब्रोकर्स, ट्रेडर्स, रिटेलर्स, वीमेन, हेमल्स, पैकेजर्स एंड रेगुलेटिंग स्टाफ आर डायरेक्टली एम्प्लॉयड इन द मार्केटिंग सिस्टम। अब ये क्या क्या होते हैं, ये ब्रोकर्स कौन होते हैं, ये कमीशन एजेंट कौन होते हैं, ये ट्रेडर्स कौन होते हैं, ये रिटेलर्स कौन होते हैं, ये हम अपने आगे आने वाले लेक्चर में पढ़ेंगे डिटेल में। ओके, सो इन सबको फ़ायदा होता है यदि एक अच्छा मार्केटिंग सिस्टम होता है तो। दिस अपार्ट सेवलर अदर्स फाइंड एम्प्लॉयमेंट इन सप्लाइंग गुड एंड सर्विसेज रिक्वायर्ड बाई द मार्केटिंग सिस्टम। ओके, सो इन सबको ये एम्प्लॉयमेंट मिलता है। नाउ द 8th वन इज एडिशन टू नेशनल इनकम। मार्केटिंग एक्टिविटीज एड वैल्यू टू द प्रोडक्ट, देयर इंक्रीजिंग द नेशंस ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एंड नेट नेशनल प्रोडक्ट। अब क्या होता है कि जब मार्केटिंग एक्टिविटीज़ अच्छी होंगी तो ये एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ की जो डिमांड है वो बढ़ेगी। डिमांड अगर बढ़ेगी तो नेशंस की ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एंड नेट नेशनल प्रोडक्ट की जो वो है वो भी इंक्रीज होगी। ओके, सो ये एडिशनल करता है टू नेशनल इनकम में। अब आता है बेटर लिविंग। Any plan of economic development that aims at diminishing the poverty of the agricultural population, reducing consumer food price, earning more foreign exchange, or eliminating economic waste has therefore to pay special attention to the development of an efficient marketing for food and agriculture product। अब देखिए, कोई भी ऐसा प्लान जो कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए एम करता है कि वो पुवर्टी ऑफ द एग्रीकल्चर पॉपुलेशन की पुवर्टी को घटाए, और जो कंज्यूमर की जो फूड प्राइस है उसको घटाए, और फॉरेन एक्सचेंज को बढ़ा दे, और इकोनॉमिक वेस्ट को घटा दे, तो ऐसी चीज़ों इन सब प्लान पे हमें फोकस करना चाहिए ताकि हम एक अच्छी बेटर लिविंग दे सकें किसी पार्टिकुलर कंट्री के लोगों को। क्योंकि हमारी कंट्री में ज़्यादातर जो पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर पर डिपेंड है, तो यदि एग्रीकल्चर में कोई भी प्लान आता है तो ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन उसका फ़ायदा उठाती है। और जो और हम जानते हैं कि एग्रीकल्चर इज़ अ प्राइमरी सेक्टर एंड ऑल द पॉपुलेशन इज़ डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर। सो हम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर पर डिपेंड करते हैं। अगर हमारा ऑक्यूपेशन कुछ भी हो तो फिर हम डिपेंड तो उसी पे करते हैं। तो फिर जब इसमें कोई भी डेवलपमेंट होगा तो ओवरऑल इकोनॉमी का डेवलपमेंट होगा और सबका बेटर लिविंग होगा। ओके, नाउ द लास्ट वन विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन, दैट इज क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। ओके, सो मार्केटिंग एड्स कॉस्ट टू द प्रोडक्ट बट एट द सेम टाइम इट एड्स यूटिलिटी टू द प्रोडक्ट। जो मार्केटिंग है वो कॉस्ट तो ऐड करता है प्रोडक्ट में, लेकिन वो यूटिलिटी भी ऐड करता है। जैसे कि कोई भी फ्रूट है, मैंगो आया, उसका जूस बनाया, जूस हमने खरीदा, तो वो जूस बनने में उसकी कॉस्ट तो लग रही है उस जूस बनने में, लेकिन उसकी यूटिलिटी भी बढ़ रही है क्योंकि हम खरीद रहे हैं। गर्मियों में हमें जूस पीना है, हमने खरीदा उसकी क्योंकि हमें यूटिलिटी है, हमें हमारी थर्स्ट मिटानी है, तो उसकी यूटिलिटी भी बढ़ रही है। ओके, सो द फॉलोइंग 4 टाइप्स ऑफ यूटिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट आर क्रिएटेड बाई मार्केटिंग। अब मार्केटिंग के लिए कौन कौन सी 4 तरीके की यूटिलिटीज़ हैं वो जो कि क्रिएट की जाती है, और इनमें से हमेशा क्वेश्चन आता है, इसलिए आपको इन्हें अच्छे से पढ़ना होगा। सो सबसे पहले आती है हमारी फॉर्म यूटिलिटी। सो फॉर्म यूटिलिटी में हमारा आता है द प्रोसेसिंग फंक्शन एड्स फॉर्म यूटिलिटी टू द प्रोडक्ट बाई चेंजिंग द रॉ मटेरियल इनटू अ फिनिश्ड गुड। सो हमारा जो प्रोसेसिंग फंक्शन होता है ये आ सकता है कि फॉर्म यूटिलिटी कौन सा फंक्शन प्रोड्यूस करता है, तो वो करता है हमारा प्रोसेसिंग फंक्शन। सो प्रोसेसिंग फंक्शन एड्स फॉर्म यूटिलिटी टू द प्रोडक्ट बाई चेंजिंग द रॉ मटेरियल इनटू अ फिनिश्ड गुड। जैसे कि हम गेहूँ लाए, उसके भी कोई यूटिलिटी नहीं है, लेकिन उसे आटे में कन्वर्ट कर दिया, तो उसका प्रोसेसिंग हुई है कि हमने उसे आटे में कन्वर्ट करके उसे ब्रेड में कन्वर्ट कर दिया, तो फिर वो उस प्रोडक्ट की जो यूटिलिटी है वो बढ़ गई, वो फॉर्म में चेंज हो गई, क्योंकि एक गेहूँ को रॉ मटेरियल को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, हमने एक फिनिश्ड गुड में कन्वर्ट कर दिया, एंड दैट फिनिश्ड गुड इज ब्रेड। सो इसकी यूटिलिटी भी बढ़ गई। ओके,
with this change the product becomes more useful than it is in the form in which it is produced by the farmer. यानी कि जो फार्मर ने जिस फॉर्म में इसे प्रोड्यूस किया था, प्रोसेसिंग के बाद इसकी जो यूटिलिटी है वो बढ़ गई. अब इसका एग्जांपल क्या है, इसकी हमने यूटिलिटी बढ़ा दी इस कॉमोडिटी की. किसके थ्रू हमने इसकी यूटिलिटी बढ़ाई? इसकी फॉर्म चेंज करके हमने इसकी यूटिलिटी बढ़ा दी. ओके, सो देखते हैं हम इसके एग्जाम्पल कैसे होते हैं. थ्रू प्रोसेसिंग ऑयल सीड आर कन्वर्टेड इनटू ऑयल, शुगर केन इनटू शुगर, कॉटन इनटू क्लॉथ and wheat into flour and bread. Okay, so the processed forms are more useful than the original raw material. So फिर जो original raw material होता है ना, उससे ज़्यादा useful form कौन सी होती है? Processed form, क्योंकि sugar हमारे लिए most important है than a complete sugar cane. Okay, and in the same way the cloth are more important than the cotton. Now next we are going to discuss about place utility. अब प्लेस यूटिलिटी कौन सा फंक्शन ऐड करता है? जैसे फॉर्म यूटिलिटी को प्रोसेसिंग फंक्शन ऐड करता था, ऐसे ही प्लेस यूटिलिटी को ऐड करता है हमारा ट्रांसपोर्टेशन फंक्शन. प्लेस यूटिलिटी टू द प्रोडक्ट बाय शिफ्टिंग दैम टू अ प्लेस ऑफ नीड फ्रॉम द प्लेस ऑफ प्लेंटी. यानी कि जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा सरप्लस में प्रोड्यूस हो रहा है उसे प्लेस ऑफ नीड पे पहुँचाना, उसे ही ऐड होती है हमारी प्लेस यूटिलिटी. Products command higher price at the place of need than at the place of production. क्यों? क्योंकि जहाँ पे प्लेस ऑफ नीड है वहाँ पे उनकी जो सप्लाई है वो कम है, जिसके कारण उनकी डिमांड ज़्यादा है, तो प्रोडक्ट वहाँ पे भी हाई प्राइस करता है. अगर डिमांड ज़्यादा है तो प्राइस भी ज़्यादा होगी. देन एट द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन बिकॉज ऑफ द इंक्रीज्ड यूटिलिटी ऑफ प्रोडक्ट, क्योंकि उस वहाँ पे उनकी यूटिलिटी बढ़ जाती है, क्योंकि जहाँ पे स्केर्सिटी है उस प्रोडक्ट की वहाँ पे उनकी यूटिलिटी भी ज़्यादा है. इसी को ही हम बोलते हैं प्लेस यूटिलिटी, और ये ऐड होता है ट्रांसपोर्टेशन फंक्शन के द्वारा. अब हमारा नेक्स्ट आता है टाइम यूटिलिटी. ओके, द स्टोरेज फंक्शन ऐड टाइम यूटिलिटी टू द प्रोडक्ट बाई मेकिंग दैम अवेलेबल एट द टाइम व्हेन दे आर नीडेड. अब इस जो स्टोरेज फंक्शन है वो ऐड करता है क्या? टाइम यूटिलिटी. किसको? प्रोडक्ट को. और कैसे करता है? जब उनकी नीड होती है उस टाइम पे उसे पहुंचाना. जैसे कि मान लीजिए जो मैंगो है उसको ही हमें नीड है कब? जनवरी फरवरी में, जब उसका प्रोडक्शन नहीं होता, तो फिर हमने उसे स्टोर कर दिया और उस टाइम पे पहुंचाया, तो उसकी जो प्राइस होगी वो भी ज़्यादा लगेगी, उसकी यूटिलिटी बढ़ जाएगी जनवरी फरवरी में, तो उस समय उसका सीज़न नहीं है. ओके, तो इसने ऐड किया टाइम यूटिलिटी. और जो टाइम यूटिलिटी होती है ज़्यादातर कैसे गुड्स में होती है? पेरिशेबल गुड में, जिन्हें प्रोसेसिंग के द्वारा हम थोड़ा उनकी जो सेल्फ लाइफ है उसे बढ़ा देते हैं और उसकी जो टाइम यूटिलिटी है उसको बढ़ा देते हैं. ये सीजनल, ज़्यादातर सीजनल कमोडिटीज़ के केस में होता है जो कि किसी पार्टिकुलर सीजन में ही प्रोड्यूस होती हैं. अब आता है हमारा पोजीशन यूटिलिटी. द मार्केटिंग फंक्शन ऑफ बाइंग एंड सेलिंग हेल्प करता है इन द ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर. जो मार्केटिंग फंक्शन होता है बेचना और खरीदना, ये किसको ट्रांसफर करता है? ओनरशिप को ट्रांसफर करता है फ्रॉम वन पर्सन टू अदर. प्रोडक्ट आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम थ्रू मार्केटिंग टू पर्सन हैविंग अ हायर यूटिलिटी फ्रॉम द पर्सन हैविंग अ लो यूटिलिटी. सो प्रोडक्ट कैसे ट्रांसफर होते हैं? ऐसे पर्सन के पास से जिनके पास हायर यूटिलिटी है टू द पर्सन जिनके पास लो यूटिलिटी है. सो ये थी हमारी पोजीशन यूटिलिटी. ये 4 यूटिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये वाले जो फंक्शन है मैंने आपको जितने भी 10 फंक्शन पढ़ाए हैं उन्हें आप अच्छे से देख लेना. थैंक्स फॉर वॉचिंग.